हमारी कहानी का हीरो एक हट्टा कट्टा आदमी है जिसके पूरे शरीर पर खतरनाक टैटू बने हुए हैं। इसका नाम है कुरोदा तात्सु। एक वक्त में तात्सु याकुजा का सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा इज्जत पाने वाला सदस्य था। उसकी ताकत ऐसी थी कि लड़ाई की दुनिया में लोग उसे इटर्नल ड्रैगन के नाम से जानते थे। लेकिन एक दिन तात्सु की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि अब उसे इस अंधेरी दुनिया को छोड़ देना चाहिए। उसने फैसला किया कि अब वो एक अच्छा जिम्मेदार पति और अपने घर का आदर्श पिता बनेगा। बस उसी दिन से उसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई। अब पहले की तरह लड़ाई झगड़े नहीं, बल्कि उसका ज्यादातर समय घर की सफाई करने, खाना बनाने और अपने परिवार का ध्यान रखने में बीतने लगा, जो काम उसकी पुरानी जिंदगी से बिल्कुल उल्टा था। अब मिलते हैं तात्सु की पत्नी मिकू से। मिकू एक बहुत मेहनती ऑफिस वर्कर है। वो दिन रात काम करती है और पूरे घर का खर्च भी वही चलाती है। यानी इस घर में पति पत्नी की जिम्मेदारियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। तात्सु घर संभालता है और मिकू बाहर जाकर नौकरी करती है। इन दोनों की एक सौतेली बेटी भी है जिसका नाम हिमारी है। हिमारी अभी स्कूल में पढ़ती है। हर सुबह तात्सु सबसे पहले उठकर मिकू और हिमारी के लिए प्यार से लंच तैयार करता है ताकि दोनों अपने अपने काम और स्कूल के लिए निकल सकें। बाकी आम पिताओं की तरह तात्सु भी हर महीने अपने दोस्त मासारू के साथ कॉलोनी में घर घर जाकर मेंटेनेंस का पैसा इकट्ठा करता है। हालांकि उसका इरादा बिल्कुल नेक होता है, लेकिन उसकी लंबी चौड़ी बॉडी, डरावना चेहरा और खतरनाक लुक देखकर लोगों को लगता है जैसे कोई गैंगस्टर उधारी वसूलने आया हो, जबकि असल में वो पैसा कॉलोनी की अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे सिक्योरिटी पोस्ट की देखभाल, हर महीने होने वाले फेस्टिवल का खर्च और गार्डन की देखरेख। लेकिन तात्सु की सबसे बड़ी परेशानी उसका चेहरा था। उसका एक्सप्रेशन इतना डरावना था कि वो किसी के पास भी जाता लोग अपने आप घबरा जाते। एक दिन जब वो कॉलोनी का मेंटेनेंस लेने निकला तब उसकी नजर एक नई बिल्डिंग पर पड़ी। तात्सु पूरे भरोसे के साथ वहां भी पैसा लेने पहुंच गया, लेकिन वहां रहने वाला आदमी कोंडो था, जो दिखने में तात्सु से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। असल में कोंडो भी एक याकुजा बॉस था। शुरुआत में कोंडो तात्सु को पहचान नहीं पाया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ा इंसान वही मशहूर पूर्व याकुजा इटर्नल ड्रैगन तात्सु है। लेकिन जैसे ही उसे सच्चाई पता चली उसके होश उड़ गए। इसके बाद कोंडो अपने आदमियों के सामने तात्सु की पुरानी कहानी सुनाने लगा। वो बताता है कि पहली बार जब उसकी मुलाकात तात्सु से हुई थी तब वहां जापान के कई बड़े याकुजा मौजूद थे। उसी दौरान कोंडो गलती से उस लकड़ी के फर्श पर फिसल गया था जिसे तात्सु ठीक कर रहा था। कोंडो की इस हरकत पर तात्सु बुरी तरह गुस्सा हो गया। उसने वहीं उसे डांट दिया और लड़ाई के लिए भी तैयार हो गया। उस दिन के बाद से कोंडो के दिल में तात्सु का ऐसा डर बैठ गया कि आज तक नहीं निकला। अब जब उसने तात्सु को फिर से देखा तो उसे लगा कि शायद वो पुराना हिसाब चुकाने वापस आया है। डर के मारे कोंडो ने तुरंत अपने सभी आदमियों को सतर्क रहने का आदेश दे दिया। अब कहानी का ध्यान तात्सु के दोस्त मासारू की तरफ जाता है। मासारू को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए उसने तुरंत इलाके के याकुजा बॉस इगुची किकुची को नए पड़ोसी के बारे में खबर दी। इगुची कभी तात्सु का बॉस भी रह चुका था। इगुची की पत्नी का नाम हिबारी है। देखने में वो बेहद खूबसूरत है, लेकिन उसकी खूबसूरती पर मत जाना क्योंकि वो भी याकुजा की मेंबर है। लेकिन आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि दोनों की आर्थिक हालत कुछ खास नहीं है। इसी वजह से ये पति पत्नी पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। इगुची एक कन्वीनियंस स्टोर में सिक्योरिटी गार्ड है, जबकि हिबारी वहीं कैशियर का काम करती है। दोनों अपनी नौकरी में इतने बिजी रहते हैं कि नए याकुजा वाले मामले को फिलहाल टालना पड़ता है। उधर तात्सु के घर में एक अलग ही परेशानी चल रही थी। तात्सु, मिकू और हिमारी अपने पालतू हैमस्टर के बारे में बात कर रहे थे। तीनों इस बात से दुखी थे कि अब वो उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसे सड़क पर छोड़ देना भी उनके लिए नामुमकिन था क्योंकि वो उसे अपने परिवार का ही हिस्सा मानते थे। इसके बाद तात्सु ने फैसला किया कि वो अपने प्यारे हैमस्टर के लिए एक नया घर ढूंढेगा। इसलिए उसने ऐसे लोगों की तलाश शुरू की जो उसे प्यार से पाल सकें और उसकी अच्छी तरह देखभाल कर सकें। इसी दौरान जब तात्सु हैमस्टर के लिए नया मालिक ढूंढ रहा था तभी पेट्रोलिंग कर रही पुलिस को उसकी हरकतें कुछ संदिग्ध लगी। उसकी लंबी चौड़ी बॉडी और डरावना लुक देखकर पुलिस को लगा कि शायद वो कोई खतरनाक हथियार छिपाकर घूम रहा है। तात्सु नहीं चाहता था कि पुलिस को उसके हैमस्टर के बारे में पता चले, इसलिए वो उनसे बचने के लिए सीधे कोंडो की बिल्डिंग में घुस गया। लेकिन कोंडो के आदमियों ने गलत समझ लिया। उन्हें लगा कि तात्सु अपने पुराने दुश्मन कोंडो पर हमला करने आया है। बस फिर क्या था, लड़ाई शुरू हो गई। तात्सु ने अपनी जबरदस्त फुर्ती और ताकत से कुछ ही पलों में सबको धूल चटा दी। इसके बाद वो पुलिस से बचने के लिए बिल्डिंग की खिड़की से छलांग लगा देता है। अब हालत ये हो गई कि पहले उसके पीछे सिर्फ एक पुलिस वाला था, लेकिन अब पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे पड़ चुकी थी। और मजेदार बात ये थी कि वो सिर्फ एक छोटे से हैमस्टर को छिपाने की कोशिश कर रहा था। कॉलोनी के जो लोग तात्सु को अच्छी तरह जानते थे उन्होंने ये खबर बाकी लोगों तक भी पहुंचा दी। सब लोग मिलकर किसी भी तरह तात्सु की मदद करने की कोशिश करने लगे। इसी बीच उसका दोस्त मासारू भी उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन भागते भागते तात्सु गलती से उसी से टकरा गया। चारों तरफ से घिरने के बाद तात्सु के पास कोई रास्ता नहीं बचा। आखिरकार उसने अपनी जेब में हाथ डाला। पुलिस वालों को लगा कि अब वो बंदूक निकालने वाला है, लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसकी जेब से बंदूक नहीं बल्कि एक छोटा सा बेहद प्यारा हैमस्टर बाहर निकला। जो माहौल अभी तक बेहद तनाव भरा था वो अचानक एकदम शांत हो गया। सबकी नजर अब उस छोटे से हैमस्टर पर टिक गई थी। पुलिस वालों की इज्जत बचाने के लिए तात्सु ने
खुद ही उन्हें हैमस्टर अपने पास रखने का ऑफर दे दिया। शाम को जब मिकू ने तात्सु को थका हुआ देखा तो एक अच्छी पत्नी होने के नाते उसने खुद डिनर बनाने का फैसला किया। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत थी, मिकू ने अपनी जिंदगी में शायद ही कभी किचन में खाना बनाया था। सब्जियां काटने का उसका तरीका देखकर ही समझ आ जाता था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उसके हाथ का बना खाना इतना खराब था कि उसे खाना किसी सजा से कम नहीं था। फिर भी उस रात डिनर का माहौल काफी प्यारा था। खाना खाते हुए तीनों अगले साल की समर वेकेशन की प्लानिंग करने लगे। लेकिन तात्सु पहले याकुजा रह चुका था, इसलिए उसके दिमाग में हर वक्त सबसे पहले बुरी बातें ही आती थी। उसे लगा कि छुट्टियों में जाने पर ना जाने कितनी मुसीबतें आ सकती हैं। इसी वजह से उसने फैमिली की पूरी वेकेशन प्लानिंग को साफ मना कर दिया। कुछ देर बाद अचानक उनके घर के बाहर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। हिमारी को कुछ अजीब लगा, इसलिए वो तुरंत बाहर देखने गई। वहाँ उसे एक छोटा बच्चा अकेला बैठा मिला, जिसे शायद कोई छोड़कर चला गया था। इसके बाद तीनों ने पुलिस को खबर दी और बच्चे के असली माता पिता को ढूंढने का फैसला किया। उधर तात्सु उस बच्चे के लिए डायपर खरीदने कन्वीनियंस स्टोर पहुंचा। वहीं उसकी मुलाकात अपने पुराने बॉस इगुची की पत्नी हिबारी से हुई। हिबारी ने तात्सु के हाथ में डायपर देखा तो उसे लगा कि शायद मिकू ने बच्चे को जन्म दिया है। ये बात देखते ही देखते सब जगह फैल गई। नतीजा ये हुआ कि तात्सु के पुराने जान पहचान वाले लोग उसे बधाई देने उसके घर पहुंच गए। तब तात्सु और मिकू ने सबको पूरी सच्चाई बताई और सारी गलतफहमी दूर कर दी। आखिर में सबने मिलकर तय किया कि जब तक बच्चे के असली माता पिता नहीं मिल जाते तब तक वो सब मिलकर उसकी देखभाल करेंगे। उस छोटे बच्चे का नाम अर्यू था। रियू के आने के बाद तात्सु की जिंदगी में जैसे फिर से खुशियां लौट आईं। अब वो पहले से कहीं ज्यादा मुस्कुराने लगा था। उसने सोचा कि रियू के लिए उसकी उम्र के कुछ दोस्त भी होने चाहिए ताकि वो अच्छे से खेल सके। लेकिन हमेशा की तरह उसकी डरावनी शक्ल फिर उसके रास्ते की सबसे बड़ी मुश्किल बन गई। जैसे ही वो दूसरे बच्चों के पास जाता, उनकी माएं डरकर अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती। तात्सु के दिल में बस एक ही इच्छा थी। वो चाहता था कि रियू का बचपन खुशियों से भरा हो, ताकि उसे वैसा अंधेरा बचपन कभी ना देखना पड़े जैसा खुद तात्सु ने देखा था। इसी कोशिश के बीच एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने तात्सु से मदद मांगी। उस समय कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे थे। असल में वो सभी कोंडो के वफादार आदमी थे, जो एक टीचर पर जबरदस्ती एक दस्तावेज पर साइन करने का दबाव बना रहे थे। पहली नजर में वो टीचर बहुत शांत, सीधी सादी और मासूम लग रही थी, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। जब उसे गुस्सा आता था तो उसकी आवाज बहुत तेज हो जाती थी और वो सामने वाले की अच्छी खासी क्लास लगा देती थी। उधर जैसे ही कोंडो के आदमियों ने तात्सु को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। डर के मारे वो बिना कुछ किए ही वहां से भाग निकले। इसके बाद टीचर ने तात्सु को पूरी बात बताई। असल में कोंडो उस स्कूल की बिल्डिंग खरीदकर वहां एक सुपरमार्केट बनाना चाहता था, लेकिन स्कूल वालों ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। इसी वजह से कोंडो और उसके आदमी स्कूल में लगातार डर का माहौल बना रहे थे। कभी धमकियां देते तो कभी मारपीट करते। हालात इतने खराब हो गए कि कई स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया और बाकी ने भी आना बंद कर दिया। ये सब देखकर तात्सु का दिल भी दुखी हो गया। तभी एक माँ जो तात्सु को जानती थी उसके पास आई। उसने तात्सु से हाथ जोड़कर स्कूल की मदद करने की गुजारिश की। उसका कहना था कि अगर तात्सु चाहे तो अपनी ताकत से इन गुंडों को रोक सकता है और स्कूल को फिर से सुरक्षित बना सकता है। तात्सु घर वापस आया और इस बारे में मिकू से बात की। दोनों के बीच काफी देर तक चर्चा हुई। आखिर में मिकू ने उसे मदद करने की इजाजत दे दी, लेकिन उसने एक शर्त रखी। वो चाहती थी कि तात्सु इस बार किसी भी समस्या का हल हिंसा से नहीं बल्कि बिना लड़ाई झगड़े के निकाले। मिकू की बात सुनने के बाद तात्सु ने अपने पुराने दोस्त शिराका तोराजिरो को बुलाने का फैसला किया। तोराजिरो भी पहले याकुजा रह चुका था और उसे सिक्योरिटी का अच्छा अनुभव था, इसलिए तात्सु चाहता था कि वो स्कूल का गार्ड बन जाए। लेकिन दोनों की आदतें अभी भी नहीं बदली थी। दोनों जब भी आपस में बात करते तो ऐसा लगता जैसे लड़ाई कर रहे हों। बाहर से देखने वाला यही समझता कि दोनों एक दूसरे को पीटने वाले हैं। उसी वक्त वहाँ कोहारू नाम की एक लड़की पहुंची, जो असल में तोराजिरो की छोटी बहन थी। दूर से उसने तात्सु और तोराजिरो को देखा तो उसे लगा कि दोनों सच में लड़ रहे हैं, इसलिए वो बीच बचाव करने दौड़ पड़ी। उसने तात्सु पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन तात्सु ने बड़ी आसानी से उसे रोक दिया। उस पल का माहौल बिल्कुल किसी एक्शन सीरीज जैसा लग रहा था, और जब कोहारू तात्सु के इतना करीब आई तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तात्सु की पर्सनैलिटी और अच्छे लुक्स पर पूरी तरह फिदा हो गई। उधर घर पर मासारू और मिकू आपस में बात कर रहे थे। बातों बातों में मासारू के दिमाग में एक अजीब शक पैदा हुआ। उसे लगा कि रियू का चेहरा तात्सु से काफी मिलता जुलता है। उसने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं रियू, तात्सु और किसी दूसरी औरत के रिश्ते का बच्चा तो नहीं। मासारू की ये बात सुनकर मिकू भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से भड़क उठी और उसने मासारू को जोरदार थप्पड़ मार दिया। अगले दिन तात्सु और मासारू ने स्कूल को दोबारा मशहूर बनाने का नया तरीका सोचा। उन्होंने स्कूल के लिए एक प्रमोशनल वीडियो बनाया। इरादा तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने का था, लेकिन जो वीडियो बना वो किसी एक्शन मूवी के ट्रेलर जैसा लग रहा था। फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरे इलाके में फ्लायर्स बांटकर भी स्कूल का प्रचार करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी डरावनी शक्ल देखकर लोगों को लगा कि जैसे दो गुंडे जबरदस्ती पर्चे पकड़ाकर पैसे मांगने आए हों। उधर कोहारू ने जब वो वीडियो देखा तो उसने उसी स्कूल में टीचर बनने के लिए अप्लाई कर दिया। बाहर से उसने अलग अलग वजहें
वजहें बताई, लेकिन असली वजह सिर्फ एक थी, वो तात्सु के करीब रहना चाहती थी। हालांकि उसने अपनी इस बात को बड़ी चालाकी से छिपा कर रखा। स्कूल पहुंचते ही रियू की कोहारू से तुरंत अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। लेकिन ये देखकर मासारू के दिमाग में फिर से शक पैदा हो गया। वो भागता हुआ मिकू के पास पहुंचा और उसे सारी बात बता दी। अब मिकू भी फिर से गलत सोचने लगी। उसे लगने लगा कि कहीं रियू सच में तात्सु और कोहारू का बच्चा तो नहीं। पूरा मामला अब काफी मजेदार होने के साथ साथ उलझता भी जा रहा था। अगले ही दिन स्कूल में एक और याकुजा गैंग आ पहुंचा। उन्हें देखते ही तात्सु तुरंत सतर्क हो गया और जरूरत पड़ने पर लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तात्सु को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि वो याकुजा लड़ने नहीं बल्कि अपने पोते का स्कूल में एडमिशन कराने आए थे। क्योंकि उस इलाके के लगभग सभी याकुजा तात्सु को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने पोते की जिम्मेदारी भी उसी पर भरोसा करके छोड़ दी। इस तरह रियू के बाद वो छोटा लड़का स्कूल का दूसरा स्टूडेंट बन गया। उसी दिन मिकू, जो काफी समय से कोहारू के बारे में जानना चाहती थी, आखिरकार स्कूल के बाहर उससे आमने सामने मिली। दोनों के बीच माहौल इतना तनाव भरा था कि बिना कुछ बोले ही दोनों एक दूसरे को घूरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दो योद्धा जंग शुरू होने का इंतजार कर रहे हों। इत्तेफाक से उसी दिन स्कूल का स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी था। दोनों ने उसमें हिस्सा लिया और अब उनकी टक्कर सबके सामने होने वाली थी। ये मुकाबला सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि तात्सु के जान पहचान वाले याकुजा भी बड़े मजे से देख रहे थे। गेम का नियम था कि सामने वाले के सिर पर बंधी हेडबैंड छीननी होगी, लेकिन मिकू और कोहारू ने इसे किसी खेल की तरह नहीं बल्कि असली जंग की तरह खेला। दोनों ने अपनी पूरी ताकत और हर तरह की चाल का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि अपने खास और बेहद अजीब मूव्स भी दिखा दिए। कुछ मूव्स तो इतने खतरनाक थे कि देखकर सब हैरान रह गए। उधर मर्द भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी अपनी अपनी रणनीति के साथ मुकाबले में हिस्सा लिया। काफी देर तक चले इस मजेदार मुकाबले के बाद आखिरकार महिलाओं की प्रतियोगिता में मिकू जीत गई। हालांकि बच्चों की प्रतियोगिता में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स थे, फिर भी पूरे स्कूल में खुशी का माहौल था। चारों तरफ हंसी, मुस्कान और तालियों की आवाज गूंज रही थी। उधर कोंडो को जब पता चला कि स्कूल पहले से भी ज्यादा अच्छा चल रहा है तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो अपने आदमियों को लेकर सीधे स्कूल पहुंच गया। उसे पूरा भरोसा था कि तात्सु उसे देखते ही पहचान लेगा, लेकिन तात्सु तो उसे पहचान ही नहीं पाया। ये देखकर कोंडो का चेहरा उतर गया और माहौल फिर से तनाव भरा हो गया। इसी दौरान तात्सु को बचाने के लिए कोहारू अचानक आगे आई और उसने कोंडो को जोर से मार दिया। अपने बॉस के साथ ऐसा होते देखकर कोंडो के आदमी भड़क उठे। उन्होंने तात्सु को धमकी दी कि वो इस बात का बदला जरूर लेंगे। इतना कहकर वो वहां से चले गए। समय बीतता गया और स्कूल में स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ने लगी। ये इस बात का सबूत था कि तात्सु की मेहनत सच में रंग ला रही थी। दूसरी तरफ तात्सु भी दिल से खुश था क्योंकि इस स्कूल में उसे पहली बार वो अपनापन और परिवार जैसा प्यार मिल रहा था, जिसकी कमी उसे हमेशा महसूस होती थी। तात्सु को इतना खुश देखकर मिकू भी बहुत खुश थी। दोनों को लगने लगा कि रियू के उनके परिवार में आने के बाद उनकी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर हो गई है। एक सुबह मिकू के मन में फिर वही पुराना शक जाग उठा। उसने तय किया कि अब वो कोहारू से अकेले में बात करेगी। उसके मन में अब भी यही सवाल घूम रहा था कि कहीं रियू, तात्सु और कोहारू का बच्चा तो नहीं। लेकिन जब कोहारू ने उसे पूरी सच्चाई बताई तब जाकर मिकू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि वो बेवजह गलत सोच रही थी। अपनी इस गलतफहमी पर उसे खुद बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन तभी मामला पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक स्कूल की बाउंड्री से टकरा गया। उसी समय एक काली कार वहां आकर रुकी और उसमें बैठे लोगों ने हिमारी और रियू को अगवा कर लिया। उन्हें बचाने के लिए मासारू तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन अपहरण करने वालों ने उसे बड़ी आसानी से उठाकर दूर फेंक दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। ये सब देखते ही तात्सु और बाकी लोग बिना एक पल गंवाए उस काली कार के पीछे निकल पड़े। पीछा करते करते जब दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी कम हुई तब तात्सु ने बिना अपनी जान की परवाह किए सीधा किडनैपरों की कार पर छलांग लगा दी। वो हर हाल में अपने दोनों बच्चों को बचाना चाहता था। उधर तोराजिरो भी तात्सु की मदद के लिए पीछा करने में शामिल हो गया। उसका मकसद इस पूरी साजिश के पीछे छिपे असली मास्टरमाइंड को पकड़ना था। काफी देर तक चले इस जबरदस्त पीछा करने के बाद आखिरकार वो लोग किडनैपरों की कार रोकने में कामयाब हो गए। इस पूरे हंगामे के खत्म होने के बाद तात्सु और बाकी सभी लोग अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। अस्पताल पहुंचने के बाद पता चला कि मासारू का इलाज चल रहा है। उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो अब भी बेहोश था। अपने दोस्त की ये हालत देखकर तात्सु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे पूरा यकीन हो गया कि इस किडनैपिंग के पीछे कोंडो का ही हाथ है। अब तात्सु ने फैसला कर लिया कि वो हर हाल में उससे बदला लेकर रहेगा। तात्सु के इरादे समझते ही तोराजिरो भी उसके साथ खड़ा हो गया। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पुराने दिनों का सबसे खतरनाक याकुजा दौर फिर से लौट आया हो। पूरे शरीर पर बने टैटू और आंखों में गुस्सा लिए ये दोनों दिग्गज एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार थे। जैसे ही वो कोंडो के ठिकाने पर पहुंचे वहां पहले से ही उसके सैकड़ों आदमी मौजूद थे। तोराजिरो ने बिना डरे सबको खुली चुनौती दे दी और यहीं से इस बड़ी लड़ाई की शुरुआत हो
हो गई। दोनों तरफ के लोग पूरी तैयारी में जुट गए। हर कोई आने वाली भिड़ंत के लिए खुद को तैयार कर रहा था। इसी बीच एक अच्छी खबर भी आई। मासारू को आखिरकार होश आ गया था। वो अभी ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी बिना देर किए तात्सु का साथ देने निकल पड़ा। उधर तात्सु और उसके साथी भी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। वो लोग अपने अपने हथियार चुन रहे थे, साथ ही अलग अलग जगहों से बड़ी मात्रा में बारूद भी इकट्ठा कर रहे थे। उनकी ये सारी तैयारियां पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गईं। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। सबको लग रहा था कि अब एक ऐसी लड़ाई होने वाली है जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। ये खबर आखिरकार कोंडो के आदमियों तक भी पहुंच गई। उन्होंने तुरंत सारी जानकारी अपने बॉस को दे दी। उसी समय वो बुजुर्ग याकुजा भी वहां पहुंच गया, जिसने अपने पोते का एडमिशन तात्सु के स्कूल में कराया था। लेकिन इस बार उसका इरादा कुछ और था। वो कोंडो के साथ मिलकर तात्सु से बदला लेना चाहता था। जैसा कि कहा जाता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अपनी ताकत बढ़ती देखकर कोंडो ने भी उसे खुशी खुशी अपने साथ शामिल कर लिया। आखिरकार लड़ाई का दिन आ गया। घर से निकलने से पहले मिकू ने तात्सु की सलामती के लिए दिल से दुआ की। उधर कोंडो और उसके सभी आदमी काले कपड़े पहनकर युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। कोंडो के लोगों को लगा कि तात्सु ने गोली चला दी है, लेकिन अगले ही पल उनकी सोच पूरी तरह गलत साबित हुई, क्योंकि वो आवाज गोलियों की नहीं बल्कि आतिशबाजी की थी। तात्सु और उसके साथियों ने उसी बारूद से रंग बिरंगी आतिशबाजी तैयार की थी, जिसे सब लोग बम बनाने का सामान समझ रहे थे। असल में वहाँ लड़ाई नहीं बल्कि फेस्टिवल का जश्न मनाया जा रहा था। तभी एक और बड़ा राज सामने आया। जो बुजुर्ग याकुजा कोंडो के साथ दिखाई दे रहा था, वो असल में एक अंडरकवर पुलिस एजेंट था। वो काफी समय से कोंडो के गैर कानूनी कामों के सबूत इकट्ठा कर रहा था, ताकि उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कराया जा सके। इशारा मिलते ही वहाँ मौजूद पुलिस ने कोंडो को गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू कर दी। खुद को चारों तरफ से घिरा देखकर कोंडो गुस्से से पागल हो गया और आखिरकार असली लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि तात्सु की तरफ सिर्फ 3 लोग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोंडो के दर्जनों आदमियों का डटकर सामना किया। इसी दौरान कोहारू भी वहां पहुंच गई। भले ही वो थोड़ी देर से आई थी, लेकिन उसके आते ही तात्सु की टीम का हौसला और भी बढ़ गया। कोंडो ने जब देखा कि उसके आदमी लगातार हार रहे हैं, तो आखिरकार वो खुद मैदान में उतर आया। लेकिन उसके सामने कोई आम इंसान नहीं बल्कि मशहूर इटर्नल ड्रैगन तात्सु खड़ा था। ऐसे में मुकाबले का नतीजा क्या होने वाला था, ये पहले से ही तय था। कुछ ही देर में तात्सु ने कोंडो को पूरी तरह हरा दिया। इसके बाद उसने सबके सामने जीत का ऐलान कर दिया। फेस्टिवल में मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन तभी हारने के बाद कोंडो ने एक ऐसी बात बताई जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा कि हिमारी और रयू को उसने किडनैप नहीं कराया था। पुलिस ने भी उसकी बात की पुष्टि कर दी। असल में बच्चों का अपहरण करने वाले 2 दूसरे आदमी थे। यही वो लोग थे जिन्होंने पहले रयू को तात्सु के घर के बाहर छोड़ दिया था। उनका प्लान रयू को अगवा करके उसके माता पिता से फिरौती मांगने का था। लेकिन इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ने की वजह से वो डर गए। इसलिए उन्होंने रयू को तात्सु के घर के सामने छोड़ दिया, ताकि बाद में मौका मिलने पर उसे फिर से उठा सकें। लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार रयू के असली माता पिता का पता चल गया। अब तात्सु और मिकू ने भारी मन से रयू को उसके परिवार के पास वापस छोड़ने का फैसला किया। बिछड़ने का दुख तो सबको था, लेकिन यही सबसे सही फैसला भी था। रयू के जाने से पहले मिकू ने उसे ढेर सारी प्यार भरी बातें कही और उसके साथ बिताए हर पल के लिए उसका शुक्रिया भी कहा। भले ही रयू कुछ ही समय के लिए उनकी जिंदगी का हिस्सा बना, लेकिन उसने उनके घर को खुशियों से भर दिया था। अब रयू अपने असली परिवार के पास लौट चुका था और तात्सु, मिकू और हिमारी भी उन खूबसूरत यादों को अपने दिल में लेकर आगे बढ़ने लगे। इसी प्यारे और भावुक पल के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।